हेलो प्यारे व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। चलो फिर क्या करें, जो दिख रहा है वही करें। अच्छा ठीक, देखो हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको सेकंड टाइम भी देख सकते हैं। मतलब चलो सॉरी, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं आप। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये चैप्टर का नाम क्या था? देखो ये वैसे तो रिलेटेड किससे है, सारे जितने भी हम मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स का हो गया, ड्यूटीज़ का हो गया, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, और मतलब सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो आप उन्हें देख सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और क्या, चलो फिर देखो अभी ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का नाम क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। और हमने ये स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत कर लिया था, उसके मीनिंग देख लिया था, और इसके वो नेचर देख लिए थे, मतलब किस तरीके की प्रकृति है उसकी, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसके, वो देख लिए थे। और अब हम यहाँ से देख लेते क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है भाई किसी चीज़ को क्लासीफाई करना। हाँ, तो वही जैसे एक पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल? मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं कि भाई कोई भी एग्जांपल हो सकता है आप अगर समझने की। चलो एक लेते हैं, जैसे एक बास्केट है, मीन्स एक टोकरी है, उसमें बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे फ्रूट्स हैं। क्या हैं? बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मतलब एक एक टाइप के फ्रूट्स नहीं है, बहुत सारे, मतलब अलग अलग टाइप के हैं, जैसे बनानाज हैं, एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है, उनको क्या कर देना है, उनको लेकर अलग अलग बास्केट्स में आपको डाल देना है, चुन के फ्रूट्स को अलग कर दे, मतलब सॉरी एप्पल्स को अलग कर देना है, मैंगोज़ को अलग कर देना है, या ऑरेंजेस हैं तो उनको अलग कर देना है, बनानाज हैं तो उनको अलग कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, एक टोकरी में थे उनको क्लासीफाई कर दिया ना। तो इसी तरीके से एक टोकरी में थे ये प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक टोकरी में रखे हुए हैं सारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन हम इस चैप्टर में, इस बुक में क्या करा हुआ है, इनको क्लासीफाई कर दिया गया है कि भी ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ईजिली मतलब समझ में आ जाए, इसलिए। समझ रहे हो ना? चलो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलो फिर देख लेते हैं। देखो ये 5 पॉइंट्स हैं, उनमें डिवाइड करा हुआ है, इनमें क्लासीफाई कर दिया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये बुक वालों ने। तो फर्स्ट क्या है? समाजवादी समाजवादी सिद्धांत। क्या होता है समाजवादी सिद्धांत? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो अब यही देखेंगे पहले तो। हाँ ठीक है, पहला है हमारा समाजवादी सिद्धांत। सेकंड गांधीवादी सिद्धांत मीन्स गांधीयन प्रिंसिपल्स। उदारवादी सिद्धांत लिबरल प्रिंसिपल्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन। और फिफ्थ वन की बात करें तो अन्य सिद्धांत मीन्स अदर प्रिंसिपल। इनकी हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी देख लेंगे, ये तो इनके अंदर है क्या वो देखेंगे। पहले तो ये जैसे हाँ स्टार्टिंग में भी क्या करा था कि भाई जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक दिए हुए हैं, वो 36 से लेकर 51, मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं हमारे सारे क्या, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हमारे संविधान में इस आर्टिकल से लेके इस आर्टिकल तक मेंशन करा हुआ है। और पार्ट 4 है वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मेंशन करा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। और अगर हम वहीं पर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो वो कौन से थर्ड पार्ट में, अध्याय थर्ड, उसमें मेंशन करे हुए हैं। और आर्टिकल किस से लेके 12 से लेके 32 तक। ठीक है, 12 से लेकर 32 तक मेंशन करे हुए, लेकिन वैसे स्टार्टिंग उनकी 14 से होती है। आर्टिकल 14 से लेकर वैसे 32 तक माने जाते हैं, लेकिन 12 से भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी ठीक है ये हो गया। और ये 36 से लेकर 51 तक कितने आर्टिकल से कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 16 अनुच्छेद है। तो 16 अनुच्छेदों में ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। तो अब देखते हैं। देखो आर्टिकल 36 क्या तक कहता है? आर्टिकल 36 कहता है राज्य शब्द का अर्थ स्पष्ट, मतलब इसमें जो आर्टिकल 36 है उसमें, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट, समझ रहे हो? मीनिंग ऑफ स्टेट मेंशन करा हुआ है। लेकिन जो आर्टिकल 12 की अभी मैं बात कर रही थी उसमें भी यही हुआ है। तो ये दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम 12 की बात करें तो वो डेफिनेशन बोलता है, और अगर हम ये 36 की बात करें तो वो मीनिंग बोलता है, मतलब दोनों रिलेटेड है, दोनों
एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ रहे होंगे, समझ पा रहे हो ना। अगर थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न भी हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट देखा गया तो आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का मेंशन करा हुआ है। राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। राज्य इसके अंतर्गत क्या, संघीय सरकारें। क्या होती है संघीय सरकारें? देखो संघीय सरकारें उन्हें बोला जाता है भाई संघ, थोड़ा ब्लर, अच्छा ठीक है। अब संघीय सरकारें क्या होती है? सरकार होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये जो सिस्टम होता है ना भाई, राज्य एक केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं। तो वो जो सिस्टम होता है केंद्र और राज्य दोनों का जो सिस्टम होता है उसको संघीय सरकार बोल देते हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन प्रणाली है ना, क्योंकि केंद्र सरकार भी होती है, हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं, तो संघीय। तो ये चीज़ आती है उसमें स्टेट के अंदर। और समस्त राज्य सरकारें मतलब वही राज्य सरकारें हो गई। विधानमंडल, विधानमंडल क्या होते हैं? वही जो मतलब ये जो राज्य और केंद्र में ही होते हैं विधानमंडल भी। राज्य में अगर स्पेशली बात करें तो राज्य में विधानमंडल, परिषद हो गए, ऐसे कुछ होते हैं। तो वैसे अगर ज़्यादा विधानमंडल क्या, विधानमंडल वो जहाँ पे विधान बनाए जाते हैं। विधान मतलब क्या? विधान होता है कि भाई जहाँ पे कोई फैसला लिया जाता है। अगर हम नॉर्मली जैसे पार्लियामेंट हो गया या असेंबलीज जहाँ पे होती हैं वो हो गया, तो वहाँ पे वही होता है ना, तो उसे विधानमंडल बोल देते हैं, ठीक है। और भारत की भूमि पर या भारत के नियंत्रण अधीन समस्त स्थान तथा अन्य शक्तियाँ सम्मिलित हैं। ये स्टेट के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल हो गए, भारत के अंदर जो भी चीज़ें हैं, भारत के जो देश है, भारत देश के अंदर जितनी भी जगह हैं जो सरकारी हैं वो आ जाती हैं। अन्य शक्तियाँ, जो शक्तियाँ वक्तियाँ दी गई हैं वो भी इस राज्य शब्द के अंदर आती हैं। अगर 37 की बात करें, आर्टिकल 37 की, वो क्या कहते हैं? आर्टिकल 37 बोलता है कि इसके अनुसार क्या है, सिद्धांतों का स्वरूप बनाया गया है, वे सिद्धांत न्यायोचित हैं। अर्थात न्यायोचित का मतलब कि न्यायोचित है अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, ठीक है। क्या मतलब हुआ? जो आर्टिकल 37 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई जो ये है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको लागू करवाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते, अदालत में नहीं जा सकते। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके कि भाई एग्जांपल क्या, ये रियलिटी बात है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मीन्स क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। अगर जैसे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब अगर उन्हें किसी के द्वारा अपोज करा जाता है, उनका विरोध करा जाता है, या हमें अपने अधिकारों का यूज़ नहीं किया जाने दिया जाता है, तो हम उनको कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट्स हो गई, यहाँ पे जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और अगर जैसे सरकार होती है, सरकार अगर फंडामेंटल राइट्स को अपोज करती भी है तो उसके खिलाफ भी वहाँ जाया जा सकता है। जो कोर्ट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लागू करती हैं कि भाई उनके पीछे एक कानूनी शक्ति है। लेकिन जो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको हम इस तरीके से नहीं लागू करवा सकते। ये डिपेंड किस पर करता है? ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। समझ रहे हो? उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है भाई, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनका फॉलो करे, अगर ना चाहे तो ना फॉलो करे। तो हम, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं फॉलो करती, अगर सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो हम कोर्ट्स में या अदालतों में नहीं जा सकते, हम नहीं इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते। वो मतलब है इसका। तो वो चीज़ हमारी आर्टिकल 37 में दी हुई है, ठीक है। अगर 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 की बात करें, तो ये क्या कहता है? सिद्धांतों का उद्देश्य स्पष्ट करता है। मतलब देखो ये क्या करता है, ये पर्पस डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द पर्पस, क्या पर्पस है इनको वो करने का, इंक्लूड करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गई, ये राज्य मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिया गया, ठीक है। उस पर्पस को डिफाइन करता है ये आर्टिकल 38। अगर कोई सरकार है, नहीं मतलब कोई नेता गया उसमें चुन के, खैर वो
ऊपर से जाते हैं, वो वहाँ तक जाते जाते बहुत कुछ सीख जाते हैं लोग। लेकिन अगर मान लो बस एक कोई आम आदमी है, उसे कुछ भी नहीं पता राजनीति के बारे में, भी उसे क्या करना है, कैसी नीतियाँ बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, और बस वो चुन के चला गया, तो वो क्या कर सकता है? तो वो ये आर्टिकल 38 में देख सकता है, 38 के उसके अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं, या आर्टिकल 36 से लेकर 51 ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उनको अध्ययन कर ले, उनको पढ़ ले, भाई क्या क्या करना होता है, क्या कैसे करना है, कैसे वो अगर पढ़ ले तो वो आराम से कर देगा। और अगर इनका उद्देश्य समझना है कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या उद्देश्य, क्यों करी जा रही हैं, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या किस पर्पस को लेकर ये इंक्लूड करे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 38 बताते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलो हम फर्स्ट पॉइंट से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? समाजवादी सिद्धांत मीन्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। देखो अगर हम सिंपली इसका नेम भी देखें तो उससे ही हमें क्लियर हो सकता है। समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत वर्ड, देखो इट मीन्स, देखो जो समाज पर वो करता हो, जो समाज से रिलेटेड हो, समाज की व्यवस्था को ऊंचा उठाता हो, समाज के विकास में कुछ योगदान करता हो, वो समाजवादी सिद्धांत हो गए। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि भाई ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस समाज पर, समाज की स्थिति को सुधारने का के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो समाजवादी सिद्धांत हो गए। अभी देखो यहाँ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या है आर्टिकल फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग आता है, मतलब तो आर्टिकल 38 हमारा इसी के अंदर आता है। क्या कहता है वो? राज्य न केवल व्यक्तियों बल्कि देश के भिन्न भिन्न भाषाओं में, सॉरी भाषा नहीं, भागों में रहने वाले और भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की समूहों की आय की असमानताओं को कम करने और पदवियों, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करने के लिए यत्न करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, सोशलिस्ट सिद्धांतों का, देखो आप कंफ्यूज मत होता, मतलब कंफ्यूज मत होना। पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर समाजवादी सिद्धांत है, उस समाजवादी सिद्धांत के अंदर ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि भाई क्या करना है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को, ठीक है, भारत में रहने वाले क्या, भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो कुछ भी कैसा भी काम करता हो या कैसी भी स्थिति में रहता हो, उनके बीच में क्या, मतलब उनको जो आर्थिक असमानता है उसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास करना, मतलब वही हो गया कि एक मतलब प्रयास करना चाहिए भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबकी जो इनकम है वो एक समान कर दी जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। हाँ लेकिन बट वो तो कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये ट्राई तो कर सकते हैं ना कि भाई मतलब मिनिमम इतनी वेजेस तो सबको मिले। भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, ज़्यादा एबिलिटी रखने वाला जो इंसान है वो तो कुछ भी वैसे कर लेगा, है ना, वो तो बड़ी, अगर बड़ी जॉब लग गया तो उसे बड़ा ज़्यादा ही धन पैसा मिलेगा ना। बट अगर हम वहीं पर एक मज़दूर की बात करें, वो ज़्यादा जो पढ़ा लिखा नहीं है या ज़्यादा स्किल्स नहीं है उसके पास, तो हम ये नहीं कर सकते ना, अगर उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसको भी 1 लाख ही रुपए मिले, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बट इसको इतना तो, इसको मतलब अगर ये मज़दूर है तो इसको मज़दूरी तो दी जाए, मज़दूरी से जो पैसा होता है वो पैसा तो उसे प्रॉपर तरीके से दिया जाए ना, ताकि वो अपना घर चला पाए। घर क्या मतलब, पैसा बहुत कम मिलता है इनको भी, अगर चलो ठीक है जितना भी मिलता है, अगर सबको भले कम कमाने वाला चीज़ें है ना, अगर भले कम पैसा मिलता है बट टाइम से अगर दिया जाए ना तो काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो वही है, तो यहाँ पे है कि भाई इतना असमानता थोड़ा सा प्रयास करा जाए कि भाई बहुत ज़्यादा ये भूखा ना मरे, तो वो असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना निर्वाह करने के लिए आजीविका कमाने, मतलब वही उसे काम प्रोवाइड करा जाए। कोई एक स्कीम्स वगैरह, कई स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें मनरेगा नाम की एक स्कीम है, जो स्कीम नहीं स्कीम सॉरी मन क्या मनरेगा नाम की एक स्कीम है, उसमें क्या करा जाता है कि जो
जो गरीब होते हैं ना, मजदूर जो होते हैं, उनको 1 साल में ये व्यवस्था करी गई है कि भाई कम से कम पूरे साल में 100 दिन तो लोगों को मजदूरी मिलनी ही चाहिए। अगर हम वैसे बात करें, चौक में जाके जो लेबर्स वगैरह होते हैं, हाँ, चौक में बैठते हैं ना, फिर लेबरेबल लोग फिर वैसे चले जाते हैं, लेबर हो वैसे वाले जो होते हैं, तो वो उनका एक फिक्स नहीं रहता ना। अगर मान लो कोई अगर उन्हें ले गया तब तो वो चले जाते हैं, है ना। मान लो नहीं ले गया तो फिर उनका वो जो दिन की दिहाड़ी जो होती है, मतलब उन्हें जो एक दिन में पैसा मिलता है काम करके, वो तो नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलता ना। हाँ, तो यही कहा गया है कि भले ही ठीक है, लेकिन क्या एक ऐसी व्यवस्था करी जाए, भले ही तुम पूरे साल 365 दिन जो होते हैं, पूरे 365 दिन ना दो उसे, वो ना पैसा कमाए, लेकिन साल में 100 दिन तो कम से कम ऐसे होने चाहिए कि भाई उसको काम मिले। अगर काम मिलेगा तो कुछ तो मतलब एकदम मरेगा तो नहीं ना कोई भी इंसान। अगर मान लो किसी को काम ही ना मिल रहा हो, वो कुछ कमा ही ना रहा हो, तो फिर क्या होगा? भूख से क्या, थोड़ी ना वो भूख से ऐसो आराम करेगा भूखा रहकर। तो ये तो मनरेगा के तहत 100 दिन काम दिया जाता है मजदूरों को, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई उनकी पैसा कमाने के लिए, मतलब जीवन चलाने के लिए उन्हें काम दिया जाए। देश में भौतिक साधनों का विभाजन इस प्रकार हो जिससे अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके। मतलब क्या क्या होते हैं भौतिक साधन? भौतिक साधन होते हैं कि भाई देखो, ये होते हैं एक तरीके के संसाधन, मान लिया हमने भाई, कुछ भी मान लो, तो जो भी चीज़ें ठीक रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, किसी इंसान के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन वो टचेबल थिंग्स है, भौतिक चीज़ें हैं, दिखावट वाली, तो वैसी चीज़ें हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई चीज़ें हैं वो बस अमीर को मिल जाएं और फिर जो गरीब है उस तक वो चीज़ें पहुँचे ही ना। और जैसे अगर हम कोई कोई जैसे मशीनरी की बात करते हैं, या कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब भौतिक कैसे हो सकता है? अगर हम वैसे बात करें, सड़कों की बात करें, चलो ये एग्जाम्पल वैसे सूटेबल नहीं होगा, बट फिर भी देखो, सड़क की बात करें, हमने शहरों में इतने सुंदर सुंदर सड़कें बना रखी हैं और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अभी साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत होने लग गई है अब। लेकिन अगर अब गाँवों में वही कच्ची सड़कें रहने दें, तो वो जो सड़कें वो वहाँ पर भी तो जानी चाहिए ना। गाँवों में भी पक्की सड़कें बनानी चाहिए, उन्हें भी अधिकार है वो करने का पूरा, क्या करने का, चलने का पक्की सड़कों पे, और क्या। और जैसे अगर हम अब जैसे मशीनरीज की बात करते हैं, बहुत ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं वो शहरों में तो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, है ना। हर घर में भी अगर देखें तो वहाँ हर घर में हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गाँवों में तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जो भोग विलास वाली चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब गाँवों तक भी उनकी पहुँच हो, गाँवों तक भी उन्हें पहुँचाने की कोशिश करी जाए, ये कहते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो स्त्री और पुरुषों को एक समान कार्य के लिए एक समान पैसा दिया जाए। क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट? देखो, थर्ड पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई अगर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर कोई सेम काम कर रहे हैं, सेम एबिलिटी है उनके अंदर, हाँ, सेम स्किल्स हैं और सेम ही काम कर रहे हैं, तो जो पैसा है वो भी सेम दिया जाना चाहिए। जैसे अगर हम इनकी मजदूरी की बात करते हैं, हम देखते हैं ना कि औरतें भी काम कर रही होती हैं और आदमियों के साथ, हाँ, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो आदमियों से ज़्यादा काम करते हुए भी औरतों को देखा गया, लेकिन फिर भी औरतों को कम पैसा दिया जाता है, जानते हो। तो औरतों को कम पैसा मिलता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये देखो, ये एक प्रिंसिपल भी है, हाँ, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में एक ये चीज़ दी हुई है, सिद्धांत भी है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लग गए हैं कि भाई अब लेडीज़ की भी जो है वो उसको थोड़ा बढ़ाया जाने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई सेम काम, सेम टाइम, सेम वेज दिया जाए, ओके। अगर फोर्थ की बात करें तो देश का आर्थिक ढांचा इस तरह का हो कि धन और उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना रहे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये है कि भाई अगर जैसे होते हैं जो अमीर होते हैं, अमीरों को, अमीर हो गए या पढ़े लिखे हो गए, उनको बस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता है, भाई उन्हें सारा कंट्रोल उनके हाथों में चला गया। जो गरीब है या थोड़ा ठीक है, ऐसा तो होता नहीं ना कि भाई जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है, बस कॉपी में लिख लिया और जो लक्ष्य लिखे उसको पढ़ लिया, तो सिर्फ वही इंटेलिजेंट है,
ऐसा नहीं होता ना कि भाई अगर ठीक है, अगर नहीं, जो अगर हम किसानों की बात करें या मज़दूरों की बात करें, अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे हैं या थोड़े वैसे हैं, तो उनको सिखा सकते हैं ना, वही कोई चीज़ ऑपरेट करना हम सिखा तो सकते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी से वो सीख नहीं पाएंगे, सीखने वाले तो सीख भी सकते हैं। और मतलब वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ कि भाई अगर ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन सिखा तो सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भाई जैसे मशीनरीज होती हैं, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एक वैसी एग्जांपल ले लें, स्वच्छ भारत का ले लें। आज के टाइम पे देखो काफ़ी अवेयरनेस है ना स्वच्छ भारत को लेकर। वो जो स्कीम है ये काफ़ी फेमस भी हुई पूरे देश में, सब जानते हैं कि भाई स्वच्छ भारत वाली जो स्कीम है उसको जानते हैं। स्वच्छ भारत मतलब देश को साफ करना, ये जानते हैं ना सब। लेकिन अगर कुछ वैसे ही बात करें, अगर मान लो ये जो स्कीम है ये क्या इस कैसे बात करें, चलो ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई इजी सा अच्छे से समझ में आने वाला। जैसे अगर हम बात करें पैसों की बात करें, भाई सरकार के द्वारा जनता को पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसी ज़रूरत के लिए या कैसे भी, है ना, सरकार के द्वारा आम जनता को पैसे, भाई जो बहुत गरीब है या कुछ कोटेज वगैरह होते हैं उनके तहत अगर लोगों को पैसे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो सरकार ने भाई वहाँ से ऊपर से तो सरकार ने बोल दिया कि भाई ये पैसे इतने पैसे हैं, ये पैसे आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे जो मज़दूर हैं, जो वो हैं जो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनको देने हैं। लेकिन क्या फिर साथ ठीक है वो प्रोवाइड करवाने हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स निर्धारित कर देते हैं कि भाई आप लोगों को, ये जो गरीब हैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और फिर आप के अकाउंट्स में या आपके को पैसे इतने मिलेंगे या ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन क्या होता है, सरकार से तो चीज़ें आ गई, पूरे 100% आ गई चीज़ें, लेकिन यहाँ नीचे आते आते वो 1 रुपये या मान लो इधर से इंडिकेट कर दिए गए, यहाँ से बोल दिया गया कि आपको हर मज़दूर को या हर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले इंसान को आपको 100 रुपये प्रोवाइड करने, बट वो आते आते कहाँ 1 या 10 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि और 90 हो गए या 99 की बात करें, वो पूरा का पूरा ये जो बीच के होते हैं ना लोग, बीचों में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी सत्ता मान लो, कोई भी कोई मशीनरी की बात मान लो, या कोई ऐसी किसी भी चीज़ की बात मानो, तो वो सबका इक्वली वो हो, सब उसको कंट्रोल कर पाए, सब मतलब उसमें गरीब लोगों को भी, मज़दूरों को भी, मतलब समाज के हर क्षेत्र को शामिल करा जाए, ना सिर्फ वही। अगर हम सिंपली, चलो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड नहीं, अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति में सिर्फ वो लोग, भाई अगर हम कह दें कि भाई जो नेता हैं वो सारे अमीर अमीर नेता घुसे हुए हैं, और बस जो ना तो कोई, अगर हम दलित की बात करें, ना तो कोई दलित समाज से कोई नेता है, ना कोई गरीब से गरीब मतलब वही दलित वलित में आ जाते हैं, और ना कोई वैसे एससी में से है, ना कोई एसटी में से है, ऐसा कोई है ही नहीं। जो पावर है पूरी देश की वो सिर्फ अमीर अमीर वालों पे, या जो थोड़े वैसे हैं पहले के जो बड़ी जाति समाज के हैं उनके हाथों में है, समझ रहे हो। तो उस चीज़ को, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो ताकत है, पूरा देश का जो कंट्रोल है, वो सिर्फ उनके, बस कुछ कुछ चुनिंदा क्या होते हैं, सिर्फ मतलब चुने कुछ लोगों के हाथ में ही ना रहे, वो समाज के हर क्षेत्र में पहुँचे। हम मतलब हर उसमें क्या एससी भी शामिल हो, एसटी भी शामिल करा जाए, तो हर समाज का वो शामिल हो, तो वो चीज़ कहला जाती है। ठीक है, अभी अच्छा ठीक है, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा। और आर्टिकल ये क्या कहता है 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि राज्य द्वारा, आपको बीच बीच में मच्छर देवों के भी दर्शन होते जा रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ये भी। हाँ, तो अनुसार राज्य द्वारा समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मतलब जैसे सिंपली वो होते हैं कोर्ट्स होते हैं, अब भाई अगर कोई केस हुआ, जो गरीब व्यक्ति है वो तो अपना वकील हायर नहीं कर सकता ना, महंगे महंगे वकील्स होते हैं, लेकिन वहीं पर जो एक अमीर हो गया, एक ताकत वाला हो गया, वो तो बड़ा अच्छा सा वकील हायर करके अपना केस जीत जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई भले ही वो गरीब है, तो गरीब को भी कानूनी शिक्षा मतलब कानूनी सुविधा प्रदान मतलब लेने का अधिकार हो। अगर कोई केस होता है तो सरकार की तरफ से ये एक व्यवस्था भी करी हुई है हमारे न्यायालयों में कि भाई अगर कोई गरीब है या जो पैसे देकर अपना वकील नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता, हायर नहीं कर सकता, तो वो उसको सरकार की तरफ से या मतलब कोर्ट्स की तरफ से एक गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करा जाता है जो उसकी तरफ से केस लड़ रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसका मतलब। और ये आर्टिकल 41 क्या कहता है, ये कहता है कि बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, अंगहीन होने की स्थिति में
राज्य अपनी शक्तियों के अनुसार क्या करे, सहायता देने की व्यवस्था करे। मीन्स क्या, जैसे विकलांग लोग होते हैं ना, तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रखे कि भाई उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि भाई वो भी तो देश के नागरिक हैं ना, उन्हें भी तो पूरा अधिकार है ना अपना अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से जीने के लिए, उन्हें भी अधिकार है। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी चाहिए। अगर हम बेकारी की बात करें, बेकारी होता है कि भाई जॉबलेस होना, मीन्स एम्प्लॉयमेंट ना होना। क्या करा जाए कि भाई लोगों को जो जो बेरोजगार हैं उनको थोड़े काम प्रोवाइड करे जाए। बीमारी, अगर बीमारी है तो भाई गरीब बीमारी है तो बीमारी के लिए अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। भाई गरीब जो अमीर है वो तो किसी भी बड़े मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जाके अपना इलाज करवा लेगा, बट गरीब कैसे कर सकता है? अगर कोई भी बड़ी बीमारी है तो उसके लिए ऐसी सुविधाएं या ऐसी बीमारियों का इलाज प्रोवाइड करा जाए गवर्नमेंट स्कूल उसमें कॉलेजेस में, कि वो अपना इलाज कर सके। और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है भाई? आजकल की तो स्थिति वैसे ही बहुत बेकार है, पता नहीं क्या गलत चीज़ है ये कि भाई माँ बाप बड़ा करते हैं बच्चों को, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बट बड़े होते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप का कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं होता, समझ रहे हो? तो वो चीज़ अब तो उसके लिए, क्योंकि अब ऐसा कई बार तो ऐसे भी तो होता है ना कि भाई कोई पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी नहीं होते, तो बुढ़ापे में उनको रखने वाला वैसे हो गया, और नहीं रखता, अगर है ही नहीं बच्चे तो कैसे कहाँ रहे, तो वो हो गया बुढ़ापे में कौन उनकी सेवा करे, समझ रहे हो? और आजकल का टाइम तो ये है कि भाई बच्चे हैं भी तो वो भी करते ही नहीं, बस अपनी मस्तियों में हम खुश रहे, बस पागलपंती। तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएं कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उनको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो, कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं कि ताकि वो अपना उनका बुढ़ापा थोड़ा आसानी से कट सके। वो चीज़ है, ये आर्टिकल हमारा 41 बोलता है। अगर आर्टिकल 42 की बात करें तो वो क्या कहता है? राज्य काम के लिए न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करे। मीन्स क्या भाई, काम प्रोवाइड करा जाए, बट क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए? न्यायोचित, मतलब सही तरीके से काम करने वाली जो स्थिति होनी चाहिए। मीन्स आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जैसे होता है ना इलीगल तरीके से भी लोग वो जॉब्स को अडॉप्ट, मतलब जॉब्स ले लेते हैं, और फिर जो सच में उसके काबिल होता है, उस क्वालिफिकेशंस मान लो या उसकी स्किल्स मान लो, वो उस जॉब को लेने के लिए एकदम फुल फ्लैच है, बट वो नहीं मिल पाती वो चीज़, वो जॉब ले नहीं पाता, क्योंकि इलीगल तरीके से लोग वो उसमें उसे कब्जा कर लेते हैं उन सीटों का। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जॉब प्रोवाइड करी जाए, बट उनमें क्या होना चाहिए? एक न्यायोचित, न्याय तरीके से, मतलब सही तरीके से लोग उसमें भर्ती हों, सही तरीके से लोगों को वो जॉब मिलनी चाहिए, वो चीज़। तो वो व्यवस्था करना भी सरकार का एक काम बनता है। अब हाँ, अगर अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 43 क्या कहता है ये? इसके अनुसार राज्य प्रत्येक श्रेणी के दूसरों के लिए अच्छे वेतन, क्या कहते हैं दोबारा से देख लेते हैं, और आर्टिकल 43 के अनुसार राज्य प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करे। राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि मजदूर सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं का अधिक से अधिक, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई कोई जॉब वॉब कर रहा है तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था करी जाए कि भाई उसे छुट्टियाँ मिलती रहे, मतलब देखो उसे वेतन टाइम से मिलता रहे, छुट्टियाँ भी मिलती रहे, वो सही तरीके से काम, मतलब जैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वही कि भाई छुट्टियाँ, वही वेतन सही से हो, छुट्टियाँ प्रोवाइड करी जाएँ ये वो। और फिर इससे क्या होगा? ये सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ कैसे होगा भाई? अगर सांस्कृतिक की बात करें, सांस्कृतिक में क्या आता है? हमारे तीज त्यौहार आ जाते हैं। अगर कोई होता है भाई उसे जॉब कर रहा है, अगर भाई त्योहारों पे अगर छुट्टियाँ दे दी जाए तो वो सांस्कृतिक रूप से एकदम खुश, मतलब उसको सेलिब्रेट कर लेगा ना, त्यौहार सेलिब्रेट करेगा, खुश हो जाएगा। तो इससे सांस्कृतिक विचारधारा मतलब बनी रहेगी, और सामाजिक वही कि भी वो सही तरीके से काम करता रहेगा, मतलब शारीरिक रूप से भी वो थोड़ा स्वस्थ सही महसूस करेगा। अगर काम करता रहे तो वो परेशानी हो जाएगा। तो चलो फिर इस वीडियो को अभी यहीं
पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वीडियो हो चुका है थोड़ा लंबा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको सच में थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हो या इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज़ क्या देखो, एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। देखो फिर से मच्छर देव के दर्शन हुए थे। जय मच्छर देव की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।